पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा-खेज़ दास्तान। वतन दुश्मनों से नबरदाज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाए। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियां, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। मुझे सोए हुए 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था, लेकिन मैं रास्ते में रुककर आराम करने के हक में नहीं था। 2-3 मरतबा रुककर मैंने अच्छी सी चाय बनवा कर पी। अलबत्ता खाना जानबूझकर नहीं खाया ताकि नींद से बचा जा सके। रात गए मैं उड़का श्यामराव के ठिकाने पर पहुंच गया। चौकीदार ने मुझे पहचानते ही दरवाजा खोला और मैं अपने लिए मुतय्यन करदा ख्वाबगाह में जाकर सो गया। दिन चढ़े ही आंख खुली थी। ताज़ादम होकर बाहर निकला तो श्यामराव ने नाश्ता लगवाने का पूछा। मैंने बेतकल्लुफी से कहा, खाना खाऊंगा। ठीक है बॉस। उस बात में सर हिलाते हुए उसने मुलाजिम को खाना लाने का बताया और दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जे होते हुए पास्कल के मुतालिक मशवरा चाहा। उसने कहा, बॉस बताए ना इस हरामी के साथ क्या सलूक किया जाए। मैंने मज़ाही अंदाज में कहा, महाराज राव साहब अब इस मुतालिक मुझसे कुछ न पूछना, क्योंकि मैं कल चला जाऊंगा। अपने अंदर फैसला लेने की काबिलियत पैदा करो। तुम अब इस गिरोह के सरगना हो। अपने तमाम साथियों को बिठाकर मशवरा करो और किसी एक नतीजे पर पहुंचकर अमल कर दो। वो एतमाद से बोला, मैंने सोचा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाया जाए। बहरहाल अब आपको रुखसत करके ही इस बारे में फैसला करूंगा। मैंने उसे सराहा, कहा, यह हुई ना मर्दों वाली बात। इसके बाद हम जाने की तरतीब बनाने लगे। वो रात और अगला दिन भी सुकून से गुजरा। दोपहर को मैं घंटे भर के लिए बाड़मेर गया और SR-1 को पुराने मकाम पर दफना कर लौट आया। अलबत्ता चेटक M200 को पाकिस्तान ले जाने का इरादा था। दोपहर को मैं श्यामराव और उसके 2 आदमियों के हमरा उड़का से आगे बढ़ गया। श्यामराव मुझे जाने के रास्ते के मुतालिक तफसील बताने लगा। ये सरहद ऐसी थी कि जवानिब के पहरेदारों की मर्जी के बगैर पार नहीं की जा सकती थी। अलबत्ता श्यामराव महेश बाबू के साथ मिलकर बरसों से ये काम कर रहा था। वो कई मरतबा पाकिस्तान जा भी चुका था। सरहदी गांव भानी तक हमें करीबन 2 घंटे लगे। वहां रात का खाना खाया और इंतजार करने लगे। इस असना में 12 और आदमी भी पहुंच गए थे। रात को करीबन 10:30 बजे हम जीपों में बैठकर निकले। जीपें घंटा भर रेत में चलती रहीं। फिर एक मखसूस मकाम पर जीपें रुक गईं और हम पैदल चल पड़े। वहां से श्यामराव ने मुझसे अलविदाई मौनिका करते हुए कहा, बॉस जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी और जब भी इंडिया आना हो खिदमत का मौका जरूर देना। मैंने कहा, कोशिश करूंगा दोस्त कि दोबारा आमद पर मुलाकात हो सके। अलबत्ता वादा नहीं कर सकता कि हमारे वादे किसी की मर्जी के मातहत हैं। वो अकीदत भरे अंदाज में बोला, मुझे इंतजार रहेगा। ये कहकर वो अलहदा हो गया। बाकी लोग अंधेरे में आगे बढ़ गए थे। मैंने स्नाइपर राइफल का बैग कंधों में डाला और उनके पीछे चल पड़ा। हमें मुसलसल 3-4 घंटे तक चलना पड़ा। इस दौरान में मोर्चों और रिहायशी बंकरों के पास से गुजरे। 3-4 किस्मों की कांटेदार तार की रुकावट उबूर की, बारूदी सुरंगों के कतों से भी गुजरे और फिर 15-20 मिनट चलने के बाद हम पाकिस्तान की सरहद उबूर कर रहे थे। पहले की तरह कांटेदार तार, बारूदी सुरंगें और मोर्चों का हसास इलाका उबूर करके हम घंटा भर चलते रहे, जहां तक कि एक जगह जीपें तैयार मिली। तुलुए आफ्ताब होने को था जब हम उमरकोट पहुंचे। वहां से आगे अपना बंदोबस्त था। मैं बस अड्डे पहुंच गया। वहां से मीरपुर खास की वैगन मिल गई। वहां तक घंटा लगा। आगे के लिए हैदराबाद की बस मिल गई थी। पाकिस्तान की आबो हवा में ऐसी ताजगी और अपनायत का एहसास हो रहा था जैसे इंसान तपती धूप से छांव में आ जाए। इंडिया में हर आन, हर लम्हा, हर लहजा पकड़े जाने का धड़का लगा रहता था। हैदराबाद से मुझे डेरा इस्माइल खान जाने वाली बस मिल गई थी। स्नाइपर राइफल का बैग डिग्गी में रखवा कर मैंने बस की आरामदेह सीट संभाली और आंखें मूंद ली। रात गए मैं डेरा इस्माइल खान पहुंच गया था। बस अड्डे से रिक्शा पकड़कर मैं आधे घंटे में घर पहुंच गया। रिक्शे वाले को फारिग करके मैं दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। इत्तलाई घंटी के जवाब में चंद लम्हे के बाद ही अब्बू जान की शफीक आवाज सुनाई दी। कौन?
मैंने कहा, अब्बू जान मैं हूँ ज़ीशान। फौरन ही दरवाजा खुल गया। अब्बू जान ने मुझे शफकत भरी आगोश में ले लिया। उनके अकब में पलवशा मौजूद थी। उसके हाथ में ग्लॉक ही नजर आ रहा था। अब्बू जान के कंधे पर ठोड़ी टेकते हुए मैंने नजर भरकर उसे देखा। वो खुशी से गुलाब के फूल की मानिंद खिल उठी। लंबे अरसे के बाद अपने शौहर को देखकर मशरिकी औरत के चेहरे पर जो हया आलू तबस्सुम उभरता है, उस नजारे का बदल कोई दुनियावी मंजर नहीं हो सकता। अबू जान से अलहदा होकर मैंने पलवशा से मुसाफा किया और फिर अबू जान के हमरा नशिस्त गाह की तरफ बढ़ गया। पलवशा बाकियों को इत्तला देने भाग गई थी। जरा सी देर में रोमा, अम्मी जान, फुफ्फो और पलवशा का छोटा बेटा अदील पहुंच गए। सिर्फ मेरा बेटा अब्दुल्ला सोया रहा। रास्ते में खाना नहीं खाया था। रोमा फौरन बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। अगले दिन मैंने अंसारी साहब को घंटी करके अपनी वापसी की इत्तला पहुंचाई। वो इत्मीनान भरा गहरा सांस लेते हुए बोले, यार काफी दिनों से मुंतजिर था। मैंने कहा, बस सर, एक दो मसले ऐसे पैदा हो गए थे जिन्हें निपटाते हुए चंद हफ्ते जाया हो गए। उन्होंने इस्तियाक जाहिर किया। बोले, इस मुताल्लिक तफसील से गुफ्तगू होगी। फिलहाल एक माह छुट्टी का लुत्फ उठाओ। और मैंने अलविदाई कलिमात कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। मेरे साथ सर जोड़े बैठी पलवशा ने बेसब्री से पूछा, कितनी छुट्टी मिली है? मैं मुतबस्सम हुआ। पूरा एक हफ्ता। मुझे घूंसा रसीद करते हुए वो चिल्लाई, क्या आप इसी वक्त तशरीफ ले जाएं? मैंने संजीदगी से कहा, मैंने सच में चले जाना है। वो रूहान सी हुई, बोली, राजू सच बताएं कितनी छुट्टी है? मैं शरारती अंदाज में हंसा, कहा, बता तो दिया है। बोली, ठीक है, अब मुझसे बात न करना। और पांव पटकते हुए वो दूर जाने लगी। मैंने कहा, अरे अरे बात तो सुनो पलवशे, पूरा महीना है भाई। उसे न रुकते देख कर मैंने फौरन उगल दिया। पीछे मुड़ते हुए उसने अपनी साहिराना निगाहों से मुझे घूरा और मुंह बसोरते हुए बोली, बहुत थोड़ी है, पहले 2 माह हुआ करती थी। मैंने कहा बुलंद किया, कहा, तब तुम खूबसूरत भी हुआ करती थी, अब तो चुड़ैल लगती हो। उसकी हल्की नीली आंखों में बरहमी झलकी। अच्छा ये बात है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी, मगर मेरे मुंह से अपनी बदसूरती के बारे में मजाक भी बर्दाश्त नहीं करती थी। फुप्पो जान बावर्ची खाने से नमूदार होते हुए मुस्तफसिर हुई। मेरी बेटी को कौन चुड़ैल कह रहा है? उनके हाथों में ट्रे था जिसमें चाय की भरी हुई प्यालियां रखी थी। मैं चाय की प्याली उठाते हुए बोला, सारी दुनिया कहती है फुप्पो। वो दुरुस्ती से बोली, किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि मुझे बदसूरत बोले। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, जबरदस्ती खुद को खूबसूरत कहलवाने का क्या फायदा, जब पीठ पीछे लोग चुड़ैल, डायन और भूतनी कहें। उसने आंखें निकालते हुए कहा, आपको तो परमा जी खूबसूरत लगती होंगी, है ना? फुप्पो के वहां से निकलते ही मैं उसके करीब हुआ, कहा, नहीं जी, मुझे भी नेकबख्त चुड़ैल ही प्यारी लगती है, हमेशा से और हमेशा तक। मेरे साथ जुड़कर बैठते हुए उसने मुंह बनाया, झूठा। मैं संजीदा होते हुए बोला, जानती हो तुम्हारे बगैर दिन कितने फीके, बेमजा और उदास गुजरते हैं। ऊपर नीचे सर हिलाते हुए वो गुलूगीर हुई, बोली, हाँ मेरी जान भी तो हर वक्त सूली पर अटकी रहती है, पता नहीं आप नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते। उसने पुराना राग अलापा। मैंने कहा, रोमा को बोले तैयार हो जाए, शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने मौजू तब्दील किया क्योंकि इस मुताल्लिक हमारी पहले भी कई बार बहस हो चुकी थी और उस पर मेरा समझाना असर करता था, न डांटना। बोली, जानती थी कुछ ऐसा ही बोलेंगे। और चाय की प्याली मेज पर रखते हुए वो रोमा को बुलाने ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद हम कार में बैठे शहर की तरफ जा रहे थे। छुट्टियां बरक रफ्तारी से गुजर रही थी। इस दौरान में मैंने सरदार से मुलाकात कर ली। रोमा और पलवशे भी मेरे साथ ही गई थी। 2 दिन मर्दान में गुजार कर हम लौट आए थे। 1 माह बाद मैं जाने को तैयार था। हस्बे मामूल छुट्टी गुजरने का पता ही नहीं चला था। तमाम घर वालों से मैंने घर ही में रुखसत ली और अकेला ही बस अड्डे की तरफ बढ़ गया। चेटक M200 मैंने घर में ही छोड़ दी थी। पलवशा 2-3 दिन तो बड़े शौक से उसके बारे में सीखती रही, यहाँ तक कि रोमा के वावेला मचाने पर उसने मजबूरन मेरी जान छोड़ दी। घर से निकलना हर परदेसी के लिए दुश्वार और मुश्किल होता है, लेकिन एक फौजी के लिए उसकी शिद्दत इसलिए भी ज्यादा हो जाती है कि उसे वापसी की उम्मीद आम लोगों की निस्बत कुछ कम होती है। इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी और मौत अल्लाह के कब्जा कुदरत में है और मरने के लिए किसी का जंग में जाना जरूरी नहीं होता। मौत तो बिस्तर पर लेटे और मैदान जंग में लड़ते शख्स में तमीज नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद माओ के हाथ मैदान जंग में लड़ने वाले बेटों के लिए ज्यादा उठे रहते हैं। बस की आरामदेह सीट से टेक लगाकर मैंने आंखें मूंद ली। मेरी कहानी का इख्तिताम उमूमन दौरान सफर ही होता है। बकौल शायर, हमसे न पूछ रास्ते घर के, हम मुसाफिर हैं जिंदगी भर के। अजनबी रास्ते, अनजान मंजिलें, रोज़ शब हादसे, हर आन खतरात, लम्हा लम्हा मुश्किलात, हर घड़ी मसाइब, ज़हनी और जिस्मानी तकालीफ, मौत और हयात की कशमकश, घुटन, वहशत और कर्ब का सामना, ये एक फौजी की किस्मत में भर्ती होने के साथ लिख दिया जाता है। इसके बरक्स ऐशो आराम से भरपूर अय्याम,
अमन शांति से लबरेज हयात, सर्दी और गर्मी से बचाव, भूख प्यास से महफूज पुरसुकून जिंदगी गुजारने को किसका दिल नहीं करता। शाम को थका हारा घर लौटने पर सहन में खेलते हुए बच्चों की किलकारियां कौन नहीं सुनना चाहता। कौन अपनी माँ की गोद में सर रख कर लाड नहीं उठवाना चाहता। किस कमबख्त का दिल मोहब्बत करने वाली बीवी के हाथ के बने खानों से सैर होता है। कौन अहमक दोस्तों की महफिलों में बुलंदो बांग कह कहे लगाने को वक्त का ज़िया समझता है। कौन अपने गांव की गलियों में मटर गश्त करते हुए थकन महसूस करता है। बेशक इन सवालों के जवाब वही अस्बात में दे सकता है जो परदेसी न हो। इन एहसासात को वही नजरअंदाज कर सकता है जिसे ये सब कुछ तवातुर से मयसर हो। अपना तो हाल ये है कि दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। खैर, ये लंबी बहस है। हर किसी की अपनी तरजीहात होती हैं। कोई वतन की खातिर कदमों में तख्तो ताज भी रखे मगर हमसे तेरे वक़ार का सौदा ना हो सका। इस शेर की अमली तफसीर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एक सियासी लीडर की खातिर अपने मुहाफिजों की सब कुर्बानियों को पांव की ठोकर में उड़ा देते हैं। उन्हें सर्दियों की तवील रातों में सरहद पर पहरा देते ठिठुरते सिपाही दिखाई नहीं देते, जिनकी आंखें मशरिक की तरफ तुलुए आफ्ताब देखने को नहीं, दुश्मन की नकलो हरकत देखने को निगरान होती हैं। जो गर्मियों की चलचलाती धूप में आग और बारूद का सामना इसलिए नहीं कर रहे होते कि उनकी दहशतगर्दों से कोई जाती दुश्मनी है या दुश्मन ने उनकी आबाई जमीन पर कब्जा कर रखा है। जो दुश्मनों से गोलियां खाते हुए तो लब पर तबस्सुम सजा सकते हैं मगर अपनों की गालियां खाकर इजहार बेबसी के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इल्जामात लगाना मुश्किल है, न कीचड़ उछालना दुश्वार। दुश्मन जानता है कि वो रिवायती मैदान जंग सजाकर मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने नया तरीका सोचा है कि अपने ही अवाम को अपने मुहाफिजों से लड़ा दिया जाए। भला किस तरह? यूं के हकाइक को मस्ख कर दिया जाए, सच्चाई को प्रोपेगेंडे की स्याह चादर से ढांप दिया जाए और झूठ इस तवातुर और तसलसल से बोला जाए कि सच लगने लगे। मुल्क दुश्मन अनासिर का बयानिया जब मुहिब वतन शहरियों की जबान पर भी गूंजने लगे तो समझ जाओ वतन की सलामती खतरे की जद में है। हमें आपस की दुश्मनियों, सियासी इख्तिलाफात, मजहबी मुखालिफत और नस्ली तफाखुर को पसे पुश्त डालकर सबसे पहले वतन की सलामती के लिए हम कदम हम आवाज होना पड़ेगा। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ जाती दुश्मन का गिरेबान छोड़कर उसके कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। तब हम अपने वतन को खुशहाल, मजबूत और महफूज बनाने में कामयाब हो सकेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी फिर मुलाकात होगी। जब तक जिंदगी है इंसान की कहानी जारी रहती है और मेरी कहानी तो मौत के बाद भी जारी रहेगी कि वतन और दीन इस्लाम की खातिर दुश्मनों से बरसरे पैकार जमात कयामत की सुबह तक मसरूफ अमल रहेगी। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।